तो रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग देख रहे थे. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. अब चाहे जितना भी जोर से आप सांस बाहर छोड़ो, है ना, सांस बाहर छोड़ने के बाद भी एक वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में मौजूद रहता है. ठीक है, तो जितना भी सांस बाहर छोड़ो लेकिन कुछ हवा आपके लंग्स में हमेशा मौजूद रहेगा. ये हवा क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में, जो आप सांस अंदर लेते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में मदद करता है कि नहीं. तो फिश में गिल्स होते हैं, एम्फीबियंस का लंग ऐसा होता है, रेप्टाइल में ऐसा लंग्स होता है, बर्ड्स में बर्ड्स का जो लंग्स होता है उसमें से कुछ आउटग्रोथ उनके पैकेट निकले हुए रहते हैं. ये आप आगे क्लास में देखोगे. और मैमल्स में और हम लोगों में ऐसा लंग्स होता है. ठीक है, नीचे में डायफ्राम था. तो कैपिलरीज जो हैं, कैपिलरीज के जो आउटर लेयर हैं उनका जो बाउंड्री है वो एक ही सेल का होगा, और एल्वोलाई का भी जो बाउंड्री है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी एक ही सेल के होंगे. ठीक, तो एल्वोलाई में जो एयर आया उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, और ये जो ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में, इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो CO2 डिफ्यूज़ होकर के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका, आप जानते हो कि डिफ्यूजन होता है ना. तो CO2 का कंसंट्रेशन वेन्स में ज़्यादा है कि नहीं, और O2 का कंसंट्रेशन एल्वोलाई में ज़्यादा है. तो एल्वोलाई से वो एक्सचेंज होके आर्टरीज में गया, कैपिलरीज में गया, और CO2 वेन से, कैपिलरीज से हायर कंसंट्रेशन कैपिलरीज में है तो फिर वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ CO2 की तरफ चला गया, डिफ्यूजन. ठीक है, ये आप जानते हो, कोई भी चीज़ है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. जैसे पानी के एक पूरे बॉल में, पानी के एक बर्तन में अगर एक ड्रॉप इंक छोड़ोगे, एक ड्रॉप इंक को डालोगे, तो वो क्या होगा, पूरा डिफ्यूज़ हो जाएगा. क्यों डिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो इंक जो था वो ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में था. ठीक है, आसपास के पानी में आसपास के मुकाबले. वही स्थिति यहाँ भी रहता है. ठीक, तो रिब्स और स्टर्नम हाई होता है, मतलब फैलता है, इंटरकोस्टल मसल इसमें जो रहते हैं, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फिर लंग का कैविटी बड़ा हो जाता है. फिर रिब्स और स्टर्नम अगर ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर वॉल्यूम लंग्स का कम हो जाता है और सांस बाहर चली जाती है. ठीक है, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जैसे एक ही ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जैसे पारामीसियम और एमीबा हम लोगों ने देखा, तो ये तो क्या है, ये एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म है. अब ये, इसमें ऑक्सीजन और CO2 क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है. एक जो डिज़ोल्व नहीं, सॉरी, डिफ्यूज़न होके जाता है. ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके अंदर आएगा, और CO2 अंदर में ज़्यादा हो जा रहा है तो वो डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये, लेकिन ये जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न, ये हम लोगों के शरीर में नहीं ये काम करेगा. क्यों, क्योंकि जितना भी सेल है वो हमारे शरीर के अंदर भी सेल है कि नहीं. बाहर के सरफेस में तो सेल हैं ही, लेकिन सेल के अंदर भी सरफेस है. ठीक है, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. तो ऑक्सीजन का डिफ्यूज़ होके एक्सचेंज होना कहाँ पर होता है, ये लंग्स में होता है. सारे बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन को लेकर के आया गया, ऑक्सीजन को लेकर के नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लाया गया, और उनको लंग्स में ले आके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा गया, और वहाँ से लंग्स से कार्बन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया गया, और सारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी सेल हैं वो सब वहाँ तक ले जा करके हर एक सेल को वो ऑक्सीजन पहुँचाया गया. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in red blood corpuscles. अब जो
एक्चुअल जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इसी के कारण हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, इसी के कारण हम लोगों का ब्लड रेड होता है। अब हीमोसाइनिन बोल करके कॉकरोचेस में भी रहते हैं, कॉकरोच का ब्लड वाइट रहता है, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। बस ये आप जानो कि ह्यूमंस में जो पिगमेंट रहता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, पकड़ के ले जाता है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। This pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is, and hence is mostly transported in the dissolved form in the blood. अब देखो, जैसे एक गिलास पानी ले लो और उसमें ठंडा पानी ले लो और उसमें आप क्या करो, हॉर्लिक्स को घोरना शुरू करो, ठीक है। तो देखोगे वो हॉर्लिक्स लंप लंप फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो घुल नहीं रहा है। फिर उसमें क्या करो, एक चम्मच चीनी लो, ठीक है, और उसको घोलने की कोशिश करो, तो देखोगे आप वो चीनी जो है वो पूरा घुल गया, ठीक है। वो हॉर्लिक्स क्या हुआ, हॉर्लिक्स ठीक से घुला नहीं। तो कुछ कुछ ऐसा ही बात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के साथ है, ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्वेबल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा घुल मिल जाता है, किसके मुकाबले? ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ब्लड से, ब्लड में डिजॉल्व के फॉर्म में, ठीक। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, डी यू नो में, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग से हम लोगों का हेल्थ डाउन होता है, हेल्थ धीरे 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 वो आगे फ्यूचर में कमज़ोर हो जाता है। लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन काउजेस ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। किसी भी ऑर्गन में मान लो उसका सेल जब मिसबिहेव करने लगता है, सेल जब एबनॉर्मल होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, ठीक। तो लंग्स में अगर ये हुआ तो लंग कैंसर, माउथ में अगर हुआ तो माउथ कैंसर, ठीक है। The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structure called cilia. जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया में, यहाँ पर क्या होते हैं, सेल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, हर एक सेल्स में, है ना। उसको क्या बोलते हैं? सीलिया। अब ये सीलिया क्या होता है, ये सीलिया कर दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। जो आप सांस लेते हो उसमें से जर्म्स को और अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया वगैरह को पकड़ के रखा जाता है, ठीक है, पकड़ के वो उसको आगे नहीं जाने दिया जाता है, ठीक। अब आप स्मोक करोगे तो वो जो स्मोक अंदर आपके गया, स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर ड्यू टू which germs, dust, smoke and other harmful chemical enter lungs and cause infection, cough and even lung cancer. अब जो कोई भी इंसान स्मोकिंग कर रहा है, उससे क्या होगा, वो सेल क्या होगा, वो सेल का सीलिया जो है वो डैमेज हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो सारे जर्म्स जो डिस्ट्रॉय होने वाले थे वो अब सीधे बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है, और हार्मफुल केमिकल भी बॉडी में आ रहा है। तो ये इन्फेक्शन काउज करते हैं, इसी से खांसी भी होता है, ठीक है, और आगे जाके लंग कैंसर भी होता है। इफ़ द एल्वोलाई सरफेस वेयर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अब एल्वोलाई सरफेस का बात हम लोग करते हैं। एल्वोलाई सरफेस मतलब एल्वोलाई स्ट्रक्चर आप जान रहे हो, ये देखो, ये जो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, है ना, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर किस में बने हुए हैं? लंग्स में, ठीक। लंग्स के अगर इस एल्वोलाई को, जैसे बैलून है, ठीक है, तो बैलून को काट के अगर फैलाया जाए, ठीक है, तो उसका टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल जो स्प्रेड होगा, वो टोटल जो फैलेगा वो 80 मीटर स्क्वायर है। जैसे 1 मीटर, इसको मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ ज़रा सा। जैसे 1 मीटर आप कितना जानते हो? 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर है ना। ये जो आप डेस्क जिसमें बैठे हो, ये स्कूल में आप जो बैठते हो डेस्क, ये कितना सेंटीमीटर होता है? ये लगभग 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है इसका लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसा आप समझ लो कि 100 डेस्क को आपने एक सीध में लंबाई में रख लिया, ठीक है, मतलब 80 मीटर है ना, तो 80 डेस्क को आपने लंबाई में रखा, ठीक। फिर 80 डेस्क को आपने चौड़ाई में रखा। अब देखो इतना जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई, 80 डेस्क का लेंथ, 80 डेस्क लंबाई में, 80 डेस्क चौड़ाई में, 80 डेस्क का ब्रेथ। अब इसका स्क्वायर जो आपने फैलाया है, ठीक है,
तो इतना वो सरफेस एरिया आपका एल्वोलाई का हो जाता है। बस आप समझ लो कि आपका लंग्स का बॉडी सरफेस एरिया कितना हो। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? अब आपके लंग्स का सरफेस एरिया इतना है तो आपके बॉडी का पूरा सरफेस एरिया कितना होगा, ये आप समझो। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। अब देखो इतना बड़ा आप 80 मीटर स्क्वायर, आप समझ में आ रहा है कि 80 मीटर लेंथ में 80 डेस्क, लंबाई में 80 डेस्क, चौड़ाई में, ये पूरा स्क्वायर फिर बनेगा। ठीक है, तो इतना आपके लंग्स का सरफेस एरिया है, तब जाके आपका CO2 और O2 एक्सचेंज होता है। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? अब देखो, अगर डिफ्यूज़न के सहारे अगर हम लोग रहते हैं कि डिफ्यूज़न से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब हो और डिफ्यूज़न से ही कार्बन डाइऑक्साइड को मिले, तो फिर वो 3 साल लगते कि हमने सांस लिया और फिर अगर वो डिफ्यूज़ करते 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 टोस तक पहुंचा, हमारे अंगूठे तक पहुंचा, पैर के अंगूठे तक, तो 3 साल लगते वहाँ तक डिफ्यूज़न हो के पहुँचने में। अब आप सोचो कि हीमोग्लोबिन कितना तेज़ी से काम करता है और ब्लड आपका कितना तेज़ी से मूव करता है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में डिसएडवांटेज ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है कि नहीं। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑक्सीजन रिच इन एटमॉस्फेयर में रहता है। यहाँ लिखा है मैंने, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब ग्लूकोज से एनर्जी कैसे प्रोवाइड होंगे, इसके 3 ही प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके फिगर दिया हुआ था। एक तो यीस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, एक फिर उसका एक प्रोसेस है, एक स्टेप है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब कुछ ऑक्सीजन मिला, इसके बाद फिर वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचना बंद हो गया। जैसे मसल्स में जब आप दौड़ना शुरू करोगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है, फिर लैक्टिक एसिड आपका पेन का कारण बनेगा, और या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप रिलैक्स होकर कुछ काम कर रहे हो तो ये वाला पाथवे चलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलेगा, इसका 3 पाथवे है। ठीक, ये क्वेश्चन का ये तीनों पाथवे आंसर है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या था, प्लाज्मा था। यहाँ पर एल मैंने छोड़ दिया है, PLASMA। ठीक है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के मुकाबले। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो ये डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है, लंग्स बनाओगे, फिर लंग्स को फर्दर ब्रोंकियाई तक करोगे, फिर ब्रोंकियाई को ब्रोंकियल्स तक, ब्रोंकियल से हर एक फिर एल्वोलाइज तक। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने से पहले रेस्पिरेशन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस में हम लोगों ने देखा ऑर्गन्स क्या क्या थे, नॉस्ट्रिल था, नाक में था, फिर नाक से अंदर नेजल चैम्बर, फिर फैरिंग्स जहाँ कॉमन चैम्बर है फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर, फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकी है लंग्स में, फिर ब्रोंकियोल्स है, फिर एल्वोलाई है। ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, इनहेलेशन और ऑक्सीलेशन, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। सेलुलर रेस्पिरेशन
हम लोगों ने देखा एरोबिक और एनारोबिक। ये जो एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा तो एनारोबिक, और ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा तो एरोबिक, और ऑक्सीजन जब एब्सेंट रहेगा तो एनारोबिक। ठीक है। रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने क्या देखा, प्लांट्स में स्टोमाटा होते हैं, लीफ में अगर ओपनिंग रहेगा तो उसको स्टोमाटा बोलेंगे, और स्टेम में कहीं पर ओपनिंग रहेगा तो उसको लेंटिसेल्स बोलेंगे। ठीक। फ्रॉग में रेस्पिरेशन होगा मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी, ठीक है, और लंग्स के थ्रू भी, अर्थवर्म में भी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, फिश में गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट में ट्रैकिया के थ्रू, और मैमल्स में लंग्स के थ्रू। ठीक है। तो अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन देखने से पहले एक वीडियो आप देखोगे, है ना। कहाँ चला गया, ये रहा। Jumpers are away, jumpers are They're away. off. Now he's practicing the flip. That's how he'll have to land. He'll have to land on his back. At 18,000 feet, the oxygen mask will come off. That will be from his cousin, Andy Farrington, who will be closest to him. There goes the oxygen mask. Now at 12,000 feet, he'll hear a beep in his helmet. That will tell him he's halfway home. Momentarily, we'll see his jump team pull their chutes, and that means Luke is all alone for the rest of the way. At 6,000 feet, he'll get another beep in his helmet. There goes the chutes. Luke is on his own. And the crowd on the ground looking up, they have a visual on him right now. He's in. And he's kicking and moving. From here, it looked perfect. You've just witnessed history being made. Absolutely amazing. Now we want to wait for our medical staff to check him out and give us the official okay. The trap is being lowered. This looks like a win all the way. The rest of his team hits the floor. History made as he hugs his wife. तो ये वीडियो था एक आदमी के एरोप्लेन से ज़मीन में कूदने का बिना पैराशूट का। तो ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाने को। तो ट्रांसपोर्टेशन आप जान रहे हो, ठीक है ना। वो आप बस के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, कार के रूप में, है ना, एरोप्लेन, ट्रेन,
अब कोई कोई बिना पैरासूट के ही कूद जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। खैर, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन है, एक्टिविटी है। विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। अभी हम लोगों ने बात किया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन कितना रहता है, ठीक है। मैन में इसका रेंज रहता है 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, और वुमेन्स में 12.1। इसी को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन 12 से 15 और मैन में 13 से 17। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट? चिल्ड्रन और एडल्ट में लगभग लगभग सेम रहता है ना। देखो यहाँ भी देखो 11 से 16 है, और मैन वुमेन में भी 13 से 17 है। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन 11 से 16 है चिल्ड्रन में, 13 से 17 है एडल्ट्स में। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन? हाँ, मैन एंड वुमेन का जब बात आए तो फिर इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है ना। मैन में 13 से 17 रहता है और वुमेन में 12 से 15। Visit a veterinary clinic in your locality. Find out what is the normal range of hemoglobin content in an animal like the buffalo or cow. Buffalo या फिर काव में, भैंस में या फिर गाय में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नहीं? क्या डिफरेंस होता है? इन ह्यूमन्स मैन हैव टिपिकली हायर लेवल देन वुमेन, है ना, ये हम लोगों ने बात किया। इन बफेलो मेल्स may also have slightly higher level than male female but specific data may vary। अब कुछ डाटा वेरी कर सकता है, लेकिन जैसा ह्यूमंस में होता है वैसा ही बफेलोज में भी होता है कि मेल्स में हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काब्स मेल एंड फीमेल एनिमल्स? अब जैसा यहाँ पर दिया हुआ है कि मेन में 13 से 17, वुमेन में 12 से 15 और चिल्ड्रन में 11 to 16, तो ऐसा ही डाटा कुछ कुछ वेरी करता है। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। मेल्स में और ह्यूमन्स में, यहाँ मैंने नहीं दिया, यही डिफरेंस है, ठीक है, और इसी को कंपेयर करने के लिए बोला गया है एनिमल्स से मुकाबले। What how would the difference if any be explained? अब डिफरेंस इसलिए एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि मेन जो है वो हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर कोई वुमेन भी अगर हार्ड वर्किंग है और उसका ब्लड लेवल ज़्यादा है, ठीक है ना, ब्लड कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसमें भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। और अगर कोई मैन है वो ज़्यादा काम नहीं करता है, रिलैक्स करते रहता है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसमें भी हीमोग्लोबिन कम हो सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन टू कंडीशन ये हीमोग्लोबिन वैरी कर सकता है। फिर हीमोग्लोबिन वैरी अल्टीट्यूड के थ्रू भी कर सकता है, जैसे पहाड़ में रहने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर ज़मीन में रहने वाले लोगों में, ज़मीन में मतलब समतल ज़मीन में, जैसे मान लो कोई पहाड़ में है, जैसे तिब्बत वगैरह जो एरिया है, तिब्बत जो है, या फिर पहाड़ों में जैसे हिमाचल प्रदेश है ना, नागालैंड है, मिजोरम है, ये सब हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जहाँ पर समुद्र लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पे वाले जगह जितने भी हैं वहाँ पर लोगों में हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है। और प्लेन एरिया में, है ना, प्लेन एरिया में समुद्र से जितने, समुद्र के लेवल में जो लोग रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन इन कंपैरिजन टू जो लोग हिल्स में रहते हैं उनके मुकाबले उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है। We have seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies। अब पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि फूड जो है एब्जॉर्ब होकर के कैसे जाएगा हर एक बॉडी पार्ट्स तक, ब्लड के थ्रू। और इसके पहले हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड के थ्रू,
ठीक है ना। वेस्ट मटेरियल भी किडनीज तक कैसे पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू, ठीक है। इन क्लास 9 वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था क्लास 9 में। ब्लड कंसिस्ट ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। अब जैसे ब्लड है तो वो एक सीधा साधा लिक्विड नहीं है, ठीक है। अब जैसे ब्लड है तो उसको आप समझ लो, समझने के लिए कि वो पनीर के सब्जी की तरह है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये क्या बात हुआ? तो यही बात हुआ। जैसे पनीर के सब्जी में क्या रहता है? पनीर के सब्जी में पनीर रहता है, टमाटर रहता है, ऑनियन, प्याज, लहसुन, ये अदरक, चिल्ली और फिर जितने मसाले हैं वो सब रहते हैं ना। वैसा ही जब हम लोगों का ब्लड है वैसा ही है, कुछ कुछ क्या बोलेंगे, कंपोजिशन हम लोगों के ब्लड में भी रहता है, ठीक है। ब्लड में जो लिक्विड रहता है, लिक्विड पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा, ठीक। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। जैसे पनीर जो है, पनीर का सब्जी में ग्रेवी रहता है, तो ग्रेवी क्या हुआ? प्लाज्मा हुआ, है कि नहीं। और उसमें तुम्हारे आरबीसी क्या हुआ? रेड ब्लड सेल्स क्या हुआ? पनीर का हुआ, ये टुकड़ा हुआ, ठीक। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। अब प्लाज्मा में ही, ठीक है, वो ये सब डिजॉल्व होगा, चाहे फूड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट हो, ठीक है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। रेड ब्लड कॉर्पुसल्स मतलब आरबीसी, ठीक। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब जो नमक है, ठीक है ना, चाहे ये तो सोडियम के नमक आप जान रहे हो खाने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं बॉडी में, ये सब भी कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड के थ्रू। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. अब देखो, अब ब्लड तो है, लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए भी एक ऑर्गन चाहिए, उस ब्लड को पुश करने के लिए, उसको ढकेलने के लिए, ताकि वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता रहे, ट्रांसपोर्ट करता रहे, है कि नहीं। और network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that the network can be repaired if damaged. तो यही नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स क्या है? तुम्हारा आर्टरीज और वेन्स है कि नहीं। चलो, ब्लड का कंपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है, इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन बस आप समझने के लिए इतना जान लो कि प्लाज्मा है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट को ही बोलेंगे आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, और ल्यूकोसाइट को बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, ठीक। यहाँ जो दिया हुआ है ना रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट हो गया, है ना। और ये जो वाइट ब्लड सेल दिया हुआ है ये ल्यूकोसाइट हो गया, ठीक। प्लेटलेट हो गए कुछ ऐसे चीज़ जो ब्लड को थक्का बनाने में काम करते हैं। जैसे कभी चोट लगता है तो वो क्या होता है? खून जमता है ना, खून जम के ब्लड का फ्लो को रोकता है, तो वो ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट हेल्प करता है। और जो लिक्विड मीडियम है, जो ग्रेवी है पनीर का, वो प्लाज्मा हो गया, ठीक। और थोड़ा सा जान लो बस, एक सीरम है, एक प्लाज्मा है, ठीक है। अगर एंटीकोआगुलेंट, जैसे किसी का खून आपने, डॉक्टर ने लिया और उसमें एंटीकोआगुलेंट डाला, ठीक, तो उसमें से प्लाज्मा अलग हो जाता है और ब्लड उसमें रेड आरबीसी नीचे बैठ जाता है और बीच में डब्ल्यूबीसी रहता है, ठीक। अगर एंटीकोआगुलेंट नहीं लिया तो ब्लड नीचे क्लॉट करेगा और उसमें से जो लिक्विड वो बाहर आएगा उसको बोलेंगे सीरम। बस इतना ही आपको जानना, ठीक। चलो, अब यहाँ से आगे रिपेयर इफ़ डैमेज्ड, ये जानना नहीं है, बस आप ध्यान में रखो कि ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे होता है, बस आगे ये क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। आवर पंप, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। अच्छा, जैसे आपने जो अपने हाथ से मुट्ठी बनाया, ठीक है, आपने फिस्ट बनाया, तो आपका जितना बड़ा पंच बना, आपका जितना बड़ा फिस्ट बना, जितना बड़ा आपका मुट्ठी बना, इतना ही बड़ा आपका हार्ट है, ठीक है।
आपने पंच करने के लिए जो मुट्ठी बनाया है ना, इतना ही बड़ा आपका हार्ट है, ठीक। बिकॉज both oxygen and carbon dioxide have to be transported in the blood. The heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide. अब हार्ट में मिक्स ना हो जाए दोनों। यहाँ देखो, ये जो ब्लू कलर दिया हुआ है, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर शो कर रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो रेड कलर शो कर रहा है, रेड कलर शो कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है कि नहीं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. अब हार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया उसको कहाँ भेजा जाएगा, लंग्स में भेजा जाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाए, ठीक है। और लंग्स में जो ऑक्सीजन आया है उसको ब्लड में दिया जाएगा डिजॉल्व करके, ठीक है। और उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ताकि हार्ट से फिर पंप हो करके हर एक बॉडी पार्ट तक वो ऑक्सीजन पहुंचा जाए। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिगर 5.11, ये देखो, ये जो फिगर 5.11 दिया हुआ है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं, सिंपल वे में देखते हैं, ठीक। जैसे आपके हार्ट जो है, आपका हार्ट मान लो ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। ये हार्ट में 4 पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे ऑरिकल, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे वेंट्रिकल। इसी में देखो यहाँ पर 2 अलग अलग चैम्बर हैं साइड बाय साइड, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो, राइट साइड में ऑरिकल है, राइट साइड में वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड में ऑरिकल है, लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा, ठीक है। ब्लड आएगा क्या लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल से हार्ट उसको पंप करेगा, लंग्स में भेजेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा और लंग्स में जो ऑक्सीजन आया है वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के थ्रू उसको हार्ट में भेजा जाएगा। कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट तक, ठीक है। इतना सा ही बात है। चलो अब इसको वर्ड बाय वर्ड हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम इनटू ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs come into thin walled upper chamber of the heart on the left atrium, ठीक है। 4 पार्ट है हार्ट का, 4 पार्ट में 2 हिस्से हैं, ठीक है ना। 2 हिस्से हैं जिसमें से एक साइड में हमेशा आपका क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और एक साइड में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड का बात करेंगे। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है, ब्लड। फिर क्या होगा, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो it then contracts while the next chamber left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. अब देखो, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके हार्ट में 2 साउंड होता है ना, धक धक करके। तो पहला जो साउंड होगा उसमें ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है,
राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आवाज़ आएगी धक। फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आवाज़ आएगी धक। ठीक है, तो ऐसा धक धक जो आवाज़ होता है ना 2 बार, वो ऐसा ही होता है। पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ, फिर वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि लंग्स से ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आया लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ चला गया? पूरे बॉडी में चला गया। ठीक, when the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. ठीक है, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium. पूरे बॉडी में ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर राइट ऑरिकल में ब्लड आया। ठीक, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the heart, the right atrium. As it relaxes, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfers blood to the right ventricle. ठीक है, अब जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फिर लंग्स में जाएगा। ठीक है, इतना सही बात था। As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. ठीक है, लंग्स में जाके फिर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा ब्लड में, और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular valves than the atria do. Valves ensure the blood does not flow backward when the atria or ventricles contract. अब देखो ये डायग्राम जो बनाया हुआ है आपके बुक में फिगर 5.10, इसमें देखो नीचे वाला जो वेंट्रिकल है इसका वाल्स को थिक बनाया गया है। इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल थिकर है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल है और वेंट्रिकल का जो वाल है वो एट्रियम के मुकाबले थिक है, और दोनों वेंट्रिकल में से भी लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो है वो ज़्यादा इन कंपैरिजन मोटा है। क्यों? क्योंकि यहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में तुम्हारा ब्लड जाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। द सेपरेशन of the right side and the left side of heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. अब ये जो हार्ट में अलग अलग सेपरेट किया हुआ है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इससे क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग रखा जाता है। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds, mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. अब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी दोनों को अलग रखना ज़रूरी है ना? दोनों को एनर्जी ये जो अलग अलग रखा जाता है, इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन, अगर प्योर ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड के थ्रू तो उससे क्या होगा? फूड जो है वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, है कि नहीं? अगर मिक्स करके जाता तो फिर वो प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता, फिर कम एनर्जी निकलता। ठीक है, in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature on the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. ठीक है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में किसी में होता है क्या कि लोअर वेंट्रिकल जो है वो फ्यूज रहता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन रखने का उन लोगों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसा इन्वायरमेंट का बॉडी टेम्परेचर, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा वैसा ही उनका बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है।
Fishes, on the other hand, have only two chambers to their heart, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. फिशेस में दो ही चैम्बर रहता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल. ठीक, गिल्स में ऑक्सीजन होता है और पूरे बॉडी तक वो चला जाता है. Thus blood goes only once through the heart in the fish during the cycle of passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in vertebrate. This is known as double circulation. हम लोगों में हार्ट में ब्लड दो बार आता है, दो बार सर्कुलेट करता है, दो साइकिल में, दो सर्कुलेशन साइकिल है. फिशेस में एक ही साइकिल रहता है. ठीक है, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. तो हम लोगों में और वर्टिब्रेट में भी दो बार सर्कुलेट करता है हार्ट, एक बार लंग्स से हार्ट तक और एक बार पूरे बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. द फोर्स दैट ब्लड exert against the wall of vessel is called blood pressure. अब आपका जो ट्यूब है ना, आर्टरीज है, वेन्स है, ये सब में तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसमें प्रेशर भी जाएंगे, है कि नहीं. जैसे आपने पानी डाला होगा पेड़ पौधे में, आपने अगर बागबानी किया है, अगर गार्डनिंग किया है तो आप जानते होगे कि, या फिर अगर अपनी गाड़ी धोया होगा, पाइप से अगर आप देखोगे, पाइप से अगर पानी जाता है तो उसमें एक प्रेशर रहता है कि नहीं. तो वैसा ही प्रेशर हम लोगों के आर्टरी और वेन्स में भी रहता है. उसको क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर. ठीक है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स. द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड systolic pressure, and the pressure in arteries during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure. अब देखो, तो वेन्स में हम लोगों का CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका वॉल्स क्या है, बहुत थिक है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रेशर करके, उसको पंप, ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में भेजना पड़ता है. ठीक है ना, इसलिए आर्टरीज का जो है वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है कि नहीं. अब प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा, ठीक है, उसको डायस्टोल बोलेंगे. वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो प्रेशर कम रहेगा, ये है 80 mm हो जाता है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो 120 mm हो जाता है. ये 120 mm किसका, मरकरी का. ये जब बीपी मशीन आप देखोगे तो उसमें 80 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर उसमें राइज करता है ये ब्लड प्रेशर के कारण. ठीक है ना, और वो एक बीप का साउंड आएगा, ये आप सुन सकते हो, ये आप देखोगे जब आप जाओगे तो उसको, उनको बोलना कि स्टेथोस्कोप से आपको सुनने के लिए, तो आप सुनोगे. ठीक है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में पहुंचेगा तो वो एक बार बीप करेगा, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जब एक बार पहुंचेगा तो वो फिर दोबारा बीप करेगा. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मैनोमीटर. उस बीपी मशीन को चेक करने के लिए जो मशीन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका टेक्निकल नाम है स्फिग्मैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर. High blood pressure is also called hypertension and is caused by the contraction of arterioles, which result in increased resistance to blood flow. It can lead to rupture of arteries and internal bleeding. अब हाई ब्लड प्रेशर बोल के एक बीमारी होता है, जब आप टेंशन आपको ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ब्लड बीपी ज़्यादा हो जाता है कि नहीं. जैसे और भी बहुत सारे कारणों से बीपी हाई हो जाए, जैसे आप दौड़ के आओगे तो आपका बीपी हाई रहेगा, है कि नहीं. आपका प्रेशर, आपके बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने का चाहिए होगा, तो फिर ब्लड हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पंप करेगा, है ना, तो उस समय आपका बीपी ज़्यादा होगा. या फिर आप सीढ़ी चढ़ोगे, है ना, सीढ़ी चढ़ोगे या फिर कोई एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपका बीपी ज़्यादा होगा. द ट्यूब्स, द वेसल्स, blood vessels. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart
to various organs of the body. Since the blood emerges from heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. अब आर्टरीज में देखो, आर्टरीज आपके जो कलाई में नस दिखाई देते हैं ये वेन्स है ना। वेन्स का जो वाल रहता है, वेन्स का जो ब्लड उसका जो सरफेस रहता है, उसका जो थिकनेस रहता है वो कम रहता है ना। और आर्टरीज में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो आपके इसके नीचे रहेगा, तुम्हारे मसल्स के डीप में रहेगा, है कि नहीं। उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। और आर्टरीज में तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड पास करेगा, इसलिए उसका वॉल थिक रहेगा। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करेंगे, वेन्स का कलर ब्लू रहेगा, आर्टरीज का कलर रेड रहेगा। क्यों? क्योंकि वेन्स में CO2 रहेगा और आर्टरीज में ऑक्सीजन रहेगा। वेन्स क्या करेगा, हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाएगा। अभी हम लोगों ने बात किया है ना, हर एक बॉडी पार्ट से CO2 ले करके वेन्स क्या किया, राइट आर्टरियम में लाया, ठीक है। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हर एक बॉडी पार्ट्स में। They do not need thick walls. Veins collect blood from different organ and bring it back to the heart. हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा, वेन्स, और फिर वो हार्ट में लेके आएगा। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। अब हर एक बॉडी पार्ट से सिर्फ उसको ब्लड लेके आना है, कोई प्रेशर नहीं है उस पर, है ना, कि बॉडी पार्ट्स तक उसको जाना है। इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो इज ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ब्लड में वेन्स में क्या होता है, वाल्व्स होता है, ठीक है। वाल्व मतलब तुम्हारा कि पाइप में एक तरह का सिस्टम है, एक तरह का गेटवे है जो एक ही तरफ खुलता है दरवाज़ा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वाल्व। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें हार्ट में आप देख पा रहे हो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक जो गेट है वो वन डायरेक्शन में ही है, वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो सकता है। अगर उल्टा डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा तो वो बंद हो जाएगा। द ट्यूब्स ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। अब ऑर्गन और टिश्यू में जाने में वो आर्टेरियोल क्या होता है, फर्दर और पतला होते जाता है और माइन्यूट हो जाता है उसका ट्यूब। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो सबसे पतला जो ट्यूब होता है उसको कैपिलरीज बोलते हैं, है ना। यहाँ जो आप देख रहे हो रेस्पिरेशन में आपने जो देखा, ये जो एल्वेलाई के चारों तरफ था, है ना, यहाँ देखो एल्वेलाई के चारों तरफ जो एक ही सेल का इसका बाउंड्री रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across these thin walls. The capillaries then join together to form veins that convey the blood from the organ or tissues. कैपिलरी फिर आगे जुड़ के वेन्स बनाएंगे और वेन से फिर वो ब्लड तक लेके जाएगा, कहाँ तक, हार्ट तक। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। व्हेन व्हाट हैपन्स इफ़ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप ए लीक। अगर मान लो कहीं पर लीक हो गया, ठीक है, या किसी कारण से किसी को चोट लग गया किसी इस ट्यूब में। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। अगर मान लो खून बहने लगता है तो क्या होता है, खून जम जाता है और फर्दर और ज़्यादा लॉस नहीं होता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। In addition, leakage would lead a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको, ये तुम्हारा ब्लड लॉस अगर होता रहे तो
ये क्या क्या होगा, तुम्हारा ब्लड अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो फिर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक निश्चित अमाउंट ऑफ शायद 5 लीटर लगभग ब्लड रहते हैं ह्यूमंस में, है ना। 5 लीटर आप समझ पा रहे हो, 1 लीटर का बोतल आपने देखा है, 1 लीटर का 5 बोतल उतना खून आपके बॉडी में होता है। अगर मान लो ब्लड लॉस हो के कुछ भी ब्लड हो गया तो फिर वो इफेक्ट करेगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। जब भी आप देखोगे, जब आपको चोट लगता है तो चोट लगने के बाद कुछ देर तक खून निकलता है, इसके बाद फिर वो खून जम जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उस लीकेज को बंद कर देता है ताकि और ज़्यादा खून नहीं निकल पाए। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, वैसे ही एक और लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, जैसे अभी हम लोग देखें ना कि ब्लड में ब्लड एक लिक्विड है, ठीक है, वैसा ही एक और लिक्विड रहता है लिम्फ, ठीक। लिम्फ there is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. टिश्यू से भी कुछ फ्लूइड लूज क्या बोलेंगे उसको, लूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप रसगुल्ला रखे हो तो रखे रसगुल्ला से रस निकलता रहता है, वैसे ही जो ह्यूमन टिश्यू है या फिर किसी भी ऑर्गन का टिश्यू, किसी भी एनिमल का टिश्यू है, उससे भी कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो निकलता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। इसका अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो आप पढ़ोगे। लिम्फेटिक सिस्टम बोलो या फिर इम्यून सिस्टम बोलो, वो एक ही बात है। Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluid or lymph. तो ब्लड से या कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा सीप आउट हो जाता है, ऊज आउट निकल जाता है, ठीक है, और ये टिश्यू तक चला जाता है, और ये टिश्यू फ्लूइड को ही क्या बोलते हैं, लिम्फ। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये ब्लड की तरह ही रहता है लेकिन ये कलरलेस रहता है, ठीक। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल एंड फाइनली ओपन्स इनटू larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular spaces back into the blood. Lymph क्या करते हैं कि जितने भी फैट हैं इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के उसको ले जाते हैं कहाँ तक, ब्लड तक। फिर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. अभी हम लोगों ने देखा क्या, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में है, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, CO2 और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल के थ्रू लीव्स में। The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. अब और भी मटेरियल या और भी रॉ मटेरियल चाहिए, और भी मिनरल वगैरह चाहिए, इसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, आगे एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल। जितने भी अदर मिनरल हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, सॉइल से एब्जॉर्ब होगा। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. Roots के through, ठीक है। Therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. If the distances between soil containing organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body, ठीक है। अब देखो, अब प्लांट्स में तो ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्टरीज और तुम्हारा वेन्स और हार्ट वगैरह नहीं है। प्लांट्स में तो डिफ्यूजन के थ्रू ही जाएगा। जैसे स्पंज में आप उसको पानी में रखोगे तो पूरे स्पंज में पानी चला जाता है कि नहीं, वैसा ही प्लांट्स का केस है। प्लांट्स में रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है और पूरे
प्लांट पार्ट्स तक चला जाता है। ये कैसे होता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। If the distance between soil contacting organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the body. But if the distances become large because of the changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in root. A proper system of transportation is therefore essential in this situation. अब देखो, अगर कोई प्लांट छोटा है तो वो डिफ्यूज़न करके चला जाएगा, लेकिन कभी कभी प्लांट क्या है बहुत बड़े भी होते हैं। ठीक है, प्लांट बड़े कैसे होंगे, देखो जाइंट सिकोया प्लांट अपनो अभी सुन लो कि कैलिफोर्निया में 380 फीट, 3 फीट का 1 मीटर होता है। ठीक है, कहाँ लिखा है मैंने, बस अभी जान लो कि 3 फीट का 1 मीटर होता है, तो 300 फीट मतलब लगभग 100 मीटर। 100 मीटर का रेस होता है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 100 मीटर ऊंचे ऊंचे पेड़ या 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ अगर ऐसे हैं तो सिर्फ ये तो 3 फीट का 1 मीटर है ना, मतलब यहाँ 380 फीट इतने इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो अब सोचो उसमें डिफ्यूज़ होके तो वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए होता है उसको वाटर को ऊपर ले जाने के लिए या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाटर तो चलो कैपिलरी एक्शन से चला जाता है, लेकिन फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कि एनर्जी का ज़रूरत होता है कि नहीं। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट्स बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी कहाँ गया प्लांट्स ट्रांसपोर्ट, ये तो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट to provide raw material in leaves and energy in root. A proper system of energy needs differ between different body design. Plants do not move. Plant bodies have a large proportion of dead cell in many tissues. As a result, plant have low energy needs and can use relatively slow transport system. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. टॉल ट्रीज आप लोगों ने देखा 100 मीटर ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते हैं। ठीक है, अब प्लांट मूव नहीं करते हैं तो उनको उतना एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आखिर तो खाना बना है तो खाना को मूव कराना ही पड़ेगा, हर एक सेल तक पहुंचाना ही पड़ेगा। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी stores from leaf and raw materials from root. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the xylem moves water and mineral obtained from the soil. The other, phloem, transports products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. You have studied the structure of this tissue in detail in class 9. क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम से वाटर जाएंगे, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। उसी को रिवाइज करेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। तो जाइलम टिश्यूज में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी रहता है। एट द रूट्स, सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस. दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ these ions between root and soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने मिठाई खाया, ठीक है, तो जैसे ही आपने मिठाई खाया वैसे ही आपको ध्यान देना कि प्यास लगती है, ठीक है। ये आप अगली बार जब मिठाई खाओगे या चॉकलेट खाओगे तो ये आप ध्यान देना कि जैसे आप मीठा खाओगे, जैसे ही आप कोई शुगर खाओगे वैसे ही आपको प्यास लगेगा। तो प्लांट क्या करता है, रूट से आयंस को, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्ट्स को उसने एब्जॉर्ब किया तो आसपास का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो खींचा चला आता है, ठीक है। यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है।
However, this pressure by itself unlikely is enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. तो प्लांट के अंदर तो पानी आ गया, लेकिन ऊपर तक पहुंचाने के लिए